माउंट एवरेस्ट की हाइट धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर 7 बच्चे पैदा करने वाली मदर को एक बेहद ही यूनिक सी चीज भी दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आज आप सबसे पहली बार मार्स के ऊपर बहने वाली हवाओं की आवाजों को सुनने वाले हैं। ऐसी दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनेटर फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15 दोस्तों, जब से TFS एपिसोड 100 में मैंने आपको इस पूरी दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई आवाज को सुनाया था, तब से लेकर आज तक भी मेरे दिमाग में ये प्रश्न बार बार खड़ा होता है कि क्या वास्तव में वही आवाज दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई आवाज थी। क्योंकि दोस्तों जितना मैंने रिसर्च किया ये बात पूरी तरीके से साफ है कि इतिहास काफी ज्यादा छलावों से भरा हुआ है। और उसी की तर्ज पर ही दोस्तों जब इस सेक्शन में मैंने और ज्यादा रिसर्च करी तो मेरे सामने एक नाम आया और वो था एडवर्ड लियोन स्कॉट। असल में दोस्तों ये एक यूरोपियन इन्वेंटर थे जिन्होंने कि थॉमस एडिसन के सबसे पहले फोनोग्राफ से भी 20 साल पहले एक ऐसी मशीन को डेवलप किया था जो बेहद ही आसानी से किसी भी ह्यूमन की स्पीच को रिकॉर्ड कर सकती थी। और इस चीज की जानकारी आपको बहुत सी अलग अलग वेबसाइट्स या फिर आर्टिकल्स में भी देखने को मिलेगी। असल में दोस्तों स्कॉट ने सबसे पहली बार 1857 और 1859 में अपनी आवाज को रिकॉर्ड करने का ट्राई किया था, लेकिन वो आवाज सुनने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। फाइनली 9 अप्रैल 1860 को स्कॉट के द्वारा फ्रेंच लोकल फोक सॉन्ग एओ क्लेयर डी ला ल्यूने के कुछ लिरिक्स को बोलकर रिकॉर्ड किया गया और उसी के बाद से ये साउंड क्लिप टेक्निकली दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई साउंड क्लिप भी बनी। तो ये तो बात हो गई स्कॉट के इन्वेंशन की। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे पहली रिकॉर्ड की गई साउंड की। फैक्ट नंबर 14 क्या आपको पता है कि साल 1964 में यूके की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टन मार्टिन के द्वारा एक ऐसी हाईटेक कार को बनाकर तैयार किया गया था जिसकी टेक्नोलॉजी को देखकर आप इतिहास तो छोड़िए प्रेजेंट डेट में भी दंग रह जाएंगे। असल में दोस्तों इस कार का नाम DB5 था जिसको कि बड़े बड़े राजनेताओं के काफिले में इंक्लूड करने के लिए स्पेशल तर्ज पर डिजाइन किया गया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस समय यह कार कुछ इस तरीके से अपने एनिमीज को शूट करने, उन पर पानी की बौछार करने के साथ साथ उन पर हॉट स्टीम और तेज लेजर लाइट से भी अटैक कर सकती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कार में उस समय तक के सबसे सटीक नेविगेशन, सैटेलाइट फोन्स और लोगों को भ्रम में डालने के लिए नंबर प्लेट चेंजिंग डिवाइस को भी इंस्टॉल किया गया था। लेकिन क्योंकि ये कार काफी ज्यादा कॉस्टली थी प्लस इसको चलाने के लिए ड्राइवर्स को घंटों कड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, तो इस कार को कभी भी सिक्योरिटी पर्पस से इस्तेमाल किया ही नहीं गया। लेकिन क्योंकि ये कार काफी ज्यादा हाईटेक थी तो इन जैसी 2 कार्स को साल 1964 में इयन प्रोडक्शंस के द्वारा खरीद कर कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद इन कार्स को सबसे पहली बार जेम्स बॉन्ड की एक मूवी गोल्ड फिंगर में इस्तेमाल किया गया और इस कार ने मानो फिल्मी पर्दे पर आग ही लगा दी। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए इसी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए साल 1999 में बादशाह मूवी में भी हमें कुछ इसी तरीके की कार देखने को मिली थी। तो आप ये कह सकते हैं कि भले इस कार ने सड़कों पर अपना जादू ज्यादा ना बिखेरा हो लेकिन फिल्मी पर्दे पर इसने आग ही लगा दी थी। फैक्ट नंबर 13 क्या आपको बताया कि साल 1957 में फ्रांस में इस पूरी दुनिया के सबसे पहले वर्टिकल एयरक्राफ्ट को भी बनाकर तैयार किया गया था। असल में दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का नाम फ्लाइंग ड्रेन पाइप था जिसको कि फ्लाई करने के लिए किसी भी पायलट को इस एयरक्राफ्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से बैठकर उसे उड़ाना पड़ता था। असल में दोस्तों ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसकी तर्ज पर कयास लगाया जा रहा था कि आगे आने वाले समय में एयरक्राफ्ट को कुछ इस तरीके से डिजाइन करके उनको और ज्यादा फास्ट और सटीक बनाया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इन तरीके के एयरक्राफ्ट ज्यादा बड़ी मात्रा में फ्यूल को कंज्यूम किया करते थे प्लस इनको तेज हवा में लैंड और टेक ऑफ कराने में काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही थी, तो इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे चलकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और शुक्र है कि अभी तक तो किसी भी कंट्री ने इसको अडॉप्ट करके इसको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बताकर लोगों के सामने पेश नहीं किया है। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर आपको इस तरीके के एयरक्राफ्ट कहीं पर भी देखने को मिले तो ये समझ जाइएगा कि इस बार हमने उनकी पोल पहले ही खोल दी थी। फैक्ट नंबर 12 क्या आपको बताया कि इस दुनिया में लैक्रीमेरिया ऑलर नाम का एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी मौजूद है जिसको कि सॉइन टियर के नाम से भी जाना जाता है। असल में दोस्तों इस ऑर्गेनिज्म की मैक्स टू मैक्स लेंथ 100 mm की होती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हम इस ऑर्गेनिज्म को कभी भी नेकेड आई से देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस ऑर्गेनिज्म को दुनिया के सबसे ज्यादा अमेजिंग ऑर्गेनिज्म में से भी एक ऑर्गेनिज्म माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों ये ऑर्गेनिज्म किसी भी दूसरे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को अपना फूड बनाने के लिए अपने नेक को स्ट्रेच करके 0.1 mm तक कुछ इस तरीके से उसको आगे की तरफ बढ़ा सकता है, जो कि यूजुअली इस धरती पर मौजूद बहुत ही कम ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। और यही चीज हमें दर्शाती है कि लाइफ साइकिल सिर्फ वही नहीं जो हम हमारी आंखों से देखते हैं, हमारी आंखों के परे भी ये दुनिया काफी ज्यादा
अमेजिंग है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बता दूं जो शायद आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, और वो ये है दोस्तों कि ये ऑर्गेनिज्म कहीं और नहीं बल्कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स या फिर हमारे पीने लायक साफ पानी के अंदर मौजूद होता है। यानी कि ये बात पूरी तरीके से साफ है कि हर दिन हम हजारों या फिर लाखों की तादाद में इन तरीके के सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर पानी के थ्रू लेकर जाते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप में पाई जाने वाली स्टॉक बर्ड को काफी ज्यादा शांत स्वभाव माना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि ये बर्ड अपने शिकार को पकड़ने के लिए कई घंटों खामोश होकर एक जगह पानी में खड़ी रह सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों अभी तक ये माना जाता था कि कोई भी स्टॉक बर्ड सिर्फ मैटिंग के लिए ही अपने मुंह से एक बेहद ही अजीब सी साउंड को प्रोड्यूस करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में की गई रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि कोई भी स्टॉक बर्ड सिर्फ मैटिंग के लिए ही नहीं बल्कि एग को भी डिलीवर करने के बाद एक बेहद ही यूनिक वे में आवाज को निकालकर उस मोमेंट को भी सेलिब्रेट करती है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग बर्ड की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने कभी किसी स्टॉक बर्ड को एग को डिलीवर करने के बाद उस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हुए अपनी आंखों से देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखा ही देता हूं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक ऐसा टाइम पीरियड भी आया था जब यूएसए के ऊपर से दुश्मन देशों के काफी ज्यादा हाईटेक प्लेन्स उड़ते थे और यूएस आर्मी उन प्लेन्स की टेक्नोलॉजी को देखकर खुद को अपग्रेड करना चाहती थी। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो प्लेन्स इतने ज्यादा फास्ट थे कि जैसे ही बिनोकुलर से उन प्लेन्स को देखकर उनकी टेक्नोलॉजी को समझा जाता था तब तक ही वो उनकी नजरों से ओझल हो जाया करते थे, जिससे परेशान होकर यूएस आर्मी ने फेयरचाइल्ड नाम की कैमरा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक ऐसा कैमरा बनाने का ऑर्डर दिया जिसके चलते हुए वो उन हाईटेक प्लेन्स की काफी ज्यादा क्लियर फोटोग्राफ्स को क्लिक कर सकें, और उस कंपनी ने बनाकर तैयार किया ये कैमरा। असल में दोस्तों इस कैमरे का नाम K-17 था जिसको कि यूएसए में साल 1940 में बनाकर तैयार किया गया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कैमरा 2 फुट लंबा था और इसमें 610 mm के f6 लेंस का इस्तेमाल किया गया था। एंड बिलीव मी, इस कैमरे ने वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूएस आर्मी के लिए गेम चेंजर की तरह काम भी किया था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर एक व्यूअर के द्वारा मेरे को एक वीडियो क्लिप सेंड की गई जिसमें जैसे एक मेटल ट्यूब को कुछ इस तरीके से गर्म किया जाता है उसके अंदर से अपने आप ही एक अजीब सी आवाज प्रोड्यूस होने लगती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि थर्मो एक्यूस्टिक फिनोमेना का एक बेहद ही सटीक एग्जांपल है। असल में दोस्तों इस फिनोमेना के अनुसार अगर किसी भी परफेक्ट डायमीटर, हाइट या फिर मेटल थिकनेस वाली ट्यूब के एक सिरे को फ्लेम के ऊपर रखकर कुछ इस तरीके से गर्म किया जाता है तो वो कुछ इस तरीके से अपने अंदर से आवाजों को प्रोड्यूस कर सकती है। अब दोस्तों बात अगर इस रॉड की जाए तो इस रॉड को रूपैक ट्यूब के नाम से जाना जाता है जिसको कि उन्हीं तरीके के बिल्कुल सटीक मेजरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। अब जैसे इस ट्यूब को गर्म किया जाता है इस ट्यूब के अंदर मौजूद हवा या फिर गैसेस उसी सिरे से गर्म होना शुरू हो जाती हैं, जिसके चलते हुए जैसे ही वो हवा या फिर गैसेस गर्म होकर ट्यूब के दूसरे सिरे की तरफ फ्लो करती हैं, वो तुरंत ही इस ट्यूब में मौजूद ठंडी हवाओं या फिर गैसेस से जाकर टकराने लगती हैं, जिसकी वजह से ट्यूब के अंदर जनरेट होता है एयर रोटेशन। और ये एयर रोटेशन ठीक वैसा ही होता है जैसा बड़े स्केल पर हमें टॉर्नेडो के अंदर देखने को मिलता है। अब जैसे ही ट्यूब एयर मॉलिक्यूल्स रोटेशन की वजह से ट्यूब के वॉल्स से जाकर टकराना शुरू करते हैं तो ट्यूब के अंदर जनरेट होती है ऐसी आवाज। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ऐसा जादू दिखाए तो उसको ये जरूर बताइएगा कि ये कोई जादू नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिंपल साइंस है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने हवा चलने की आवाज को तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दिसंबर 2018 को नासा के इनसाइड लैंडर की सोलर प्लेट्स मार्स पर अपने आप ही अचानक से हिलने लगी। कारण साफ था कि उस समय मार्स के ऊपर काफी तेज हवाएं बह रही थी और इसी कारण यही वो दिन बना जब सबसे पहली बार नासा के लैंडर के द्वारा मार्स की सतह पर बहने वाली हवा की आवाजों को रिकॉर्ड किया गया। लेकिन क्योंकि इन हवाओं की आवाज की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा लो थी तो इनको सुन पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके चलते हुए नासा के द्वारा इन आवाजों की फ्रीक्वेंसीज को लगभग 1000 गुना बढ़ाकर ह्यूमन हियरिंग के लायक बनाया गया। तो ये तो बात हो गई नासा के लैंडर के द्वारा रिकॉर्ड की गई उन आवाजों की। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग साउंड क्लिप की। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर आप किसी भी सड़क के किनारे पर खड़े हुए हैं और आपको कहीं दूर ट्रैवल करना है तो आप क्या करेंगे? ऑफ कोर्स आप किसी भी बस या फिर कार से लिफ्ट लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये स्मार्ट वर्क सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं है। मिलिए रेमोरा
फिश से, जो कि यूजुअली ओशियन में उस जगह पर सबसे बड़ी तादाद में पाई जाती हैं जहां पर पानी थोड़ा सा गर्म रहता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये फिश अपनी एनर्जी को बचाने और शिकार को करने के लिए पानी में मौजूद किसी भी बड़ी फिश जैसे कि वेल या फिर शार्क की बॉडी के ऊपर चिपक कर कुछ इस तरीके से पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ही वो बड़ी फिश किसी दूसरी फिश को घायल करके उसको खाने के लिए आगे बढ़ती है तो ये रेमोरा फिशेस तुरंत ही उस बड़ी फिश की बॉडी से अपने आप को अलग करके उस घायल हुए शिकार को पकड़कर उसको अपना फूड बना लेती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दो सबसे बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। पहला, आखिर ये बड़ी बड़ी फिशेस इन रेमोरा फिशेस को अपनी बॉडी के ऊपर चिपकने ही क्यों देती हैं? एंड सेकंड, आखिर ये फिश कुछ इस तरीके से दूसरी फिश के ऊपर कैसे चिपक जाती हैं? असल में दोस्तों पानी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ब्लड सकिंग पैरासाइट्स मौजूद होते हैं जो किसी भी सी एनिमल की बॉडी के ऊपर चिपककर धीरे धीरे उनके खून को चूसते रहते हैं। लेकिन रेमोरा फिश उन फिशेस में से एक है जो कि उन ब्लड सकिंग पैरासाइट्स को खत्म कर सकती है। और ये वो कारण है जिसके चलते हुए रेमोरा फिश जैसे ही किसी भी दूसरी फिश की बॉडी के ऊपर चिपकती है, ये तुरंत ही उस फिश की बॉडी पर मौजूद ब्लड सकिंग पैरासाइट्स को खत्म करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों बात अगर दूसरी चीज की जाए तो इन फिशेस की बॉडी कुछ इस तरीके से डेवलप होती है कि जैसे ही अपने मुंह से तेज पानी को सक करके अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करती हैं, इनकी बॉडी का अपर पार्ट थोड़ा सा सिकुड़ जाता है जिसकी वजह से इनकी बनावट के कारण ये उस जगह पर वैक्यूम को क्रिएट करती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये फिशेस की हार्ड वर्कर्स नहीं बल्कि स्मार्ट वर्कर्स जरूर हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि कजाकिस्तान के एक लॉ के अनुसार अगर वहां पर कोई भी मदर 6 बच्चों को जन्म देती है तो उसको सिल्वर मेडल से सम्मानित किया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई भी मदर 7 या फिर उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देती है तो उनको गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन तरीके की मदर्स को कजाकिस्तान में सुपर मदर होने का भी एक खिताब अलग से दिया जाता है। असल में दोस्तों ये एक इनिशिएटिव है कजाकिस्तान की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए, जहां पर लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दें। और शुक्र है कि इस तरीके का कोई भी लॉ इंडिया में नहीं है। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की कुछ सड़कें इतनी ज्यादा लंबी और सुनसान है कि अक्सर वहां पर ड्राइवर्स कार को ड्राइव करते करते सो जाया करते थे, जिससे निजात पाने के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा एक बेहद ही यूनिक सी चीज भी की गई है। असल में दोस्तों ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा उन सभी सड़कों के साइड्स में कुछ इस तरीके के बोर्ड्स को इंस्टॉल किया गया है जिनको कि ऑस्ट्रेलियन ट्राइविया बोर्ड्स के नाम से जाना जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके के बोर्ड्स के ऊपर आपको ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज में एक क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आता है, जिसके 2 या 3 किलोमीटर के बाद लगाए गए दूसरे बोर्ड पर उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि ड्राइवर अगर ज्यादा बोर हो रहा है तो वो इन क्वेश्चंस को पढ़कर उनके आंसर के बारे में सोच सकता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि सिर्फ इन्हीं बोर्ड्स की मदद से इन सड़कों पर होने वाले रोड्स एक्सीडेंट्स के परसेंटेज में काफी ज्यादा गिरावट भी दर्ज की गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा सिंपल है उतना ही ज्यादा इंप्रेसिव जरूर है। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारी स्किन के ऊपर हमें काफी बड़े अमाउंट में कोई भी चोट लगती है तो उसके निशान जिंदगी भर हमारे साथ रहते हैं। एंड सेम थिंग गोज विद आवर इंटरनल ऑर्गन्स। हार्ट या फिर इसी की जैसे और ऑर्गन्स पर अगर कोई भी चोट लगती है तो उसके स्कार्स उस ऑर्गन पर जिंदगी भर बने रहते हैं। इसके पीछे का यह कारण है दोस्तों क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी बॉडी किसी भी डैमेज हुए टिश्यू या फिर सेल को रिपेयर करने की कैपेसिटी रखती है। वो किसी भी डैमेज हुए टिश्यू या फिर सेल को रीजनरेट नहीं कर सकती। और ये वो कारण है जिसके चलते हुए अगर किसी भी इंसान की कोई भी फिंगर कट जाती है तो वो दोबारा से अपने आप ही नहीं बनती। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन भी मौजूद है जो अपने टिश्यूज या फिर सेल्स को रीजनरेट कर सकता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा लेकिन लिवर हमारी बॉडी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जो किसी भी डैमेज होने की स्थिति में अपने सेल्स और टिश्यूज को रिपेयर करने की बजाय उन्हें पूरी तरीके से रीजनरेट कर सकता है। और ये वो कारण है जिसके चलते हुए जब हम काफी बड़े तादाद में अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो हमारे लिवर के टिश्यूज बहुत बड़ी मात्रा में खत्म हो जाते हैं, जिसके चलते हुए हमारे लिवर सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर ही उन सेल्स को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिवर जिंदगी भर इस काम को कर सकता है। उसकी भी एक वर्किंग कैपेसिटी होती है जो कि समय के साथ कम होती जाती है और उस कंडीशन में क्रिएट होते हैं लिवर इश्यूज। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको बताया कि कोई भी घोड़ा यानी कि हॉर्स कभी भी वोमिट नहीं कर सकता, ना ही वो वोमिट कर सकता है ना ही वो इंसानों की तरह डकार ले सकता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए घोड़ों की मौत का सबसे बड़ा कारण उनका पेट दर्द होता है। लेकिन आखिर एक हॉर्स इंसानों की तरह वोमिट क्यों नहीं कर सकता? असल में दोस्तों इंसानों के द्वारा वोमिट करना एक काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसको एक शॉर्ट टाइम पीरियड में मेरे लिए समझा पाना लगभग इंपॉसिबल है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब भी कोई भी इंसान वोमिट करता है तो उसके साथ
क्या होता है। असल में दोस्तों जब भी हम काफी बड़ी क्वांटिटी या फिर कोई ऐसे फूड को कंज्यूम कर लेते हैं जो कि हमारे स्टमक के अंदर जाकर इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, तो हमारा स्टमक हमारे ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है, जिसके चलते हुए हम सबकॉन्शियसली बाहर से हवा को इनहेल करके अपने स्टमक तक पहुंचाते हैं। जैसे ही वो हवा हमारे स्टमक के अंदर पहुंचती है, हमारे स्टमक की वॉल्स अपने आप ही थोड़ी सी सिकुड़ जाती हैं। अब जैसे ही हमारे स्टमक सिकुड़ता है, हमारे द्वारा इनहेल की गई हवा उस फूड को पुश करके ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर देती है, जिसके चलते हुए जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है, हमारा ब्रेन तुरंत ही हमारे वोकल कॉर्ड में मौजूद एक वाल्व को खोल देता है और परिणाम स्वरूप किसी भी इंसान को वोमिट हो जाती है। अब दोस्तों बात अगर हॉर्स की जाए तो हॉर्स की लोअर एसोफेशियल स्फिंक्टर मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, जिसके चलते हुए हॉर्स चाहे कितने ही बड़े अमाउंट में बाहर से हवा को इनहेल करके अपने स्टमक के अंदर ले जाए, उसका स्टमक कभी भी सिकुड़ता ही नहीं है। प्लस हॉर्स की यही लोअर एसोफेशियल स्फिंक्टर का एंगल दूसरे एनिमल्स की तुलना में काफी ज्यादा लो होता है, तो उसके चलते हुए हॉर्स के पेट से फूड को बाहर मुंह तक लाना काफी ज्यादा इंपॉसिबल हो जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए हॉर्स या फिर इसी के जैसे दूसरे एनिमल्स कभी भी वोमिट नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में अपने देश के 12,000 सबसे अमीर लोगों पर एक नया मिलेनियर टैक्स लगाया है, जिससे गरीब और छोटे व्यवसाय वाले लोगों तक कोविड का इलाज अच्छी तरीके से पहुंच सके। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस टैक्स की प्रशंसा पूरे ही विश्व में की जा रही है। क्या ये सही है या फिर गलत, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 1। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है? दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में चाइना और नेपाल ने यह दावा किया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में 86 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है, लेकिन यह सबसे पहली बार नहीं है जब एवरेस्ट की ऊंचाई में हमें कुछ इस तरीके का इजाफा देखने को मिला है। बात अगर पिछले रिकॉर्ड की जाए तो साल 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर मेजर की गई थी, जिसे दुनिया के द्वारा बिल्कुल सटीक माना गया था, लेकिन चाइना ने कभी भी इस हाइट को बिल्कुल सही नहीं माना, जिसके बाद आगे चलकर साल 1999 में यूएसए की नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा एक बार फिर से एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा गया। इस सोसाइटी के अनुसार साल 1999 में एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर थी, लेकिन इस ऊंचाई को कभी भी दुनिया के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों समय समय पर और उसके बाद भी जब भी एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा जाता है, उसकी ऊंचाई पहले से अपने आप ही थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन आखिर एवरेस्ट की ऊंचाई अपने आप ही कैसे बढ़ सकती है? असल में दोस्तों इस चीज को जानने के लिए हमें सबसे पहले एवरेस्ट की ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखना होगा। असल में दोस्तों एवरेस्ट और उसके आसपास की लगभग 8050 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर टिकी हुई है। और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इन्हीं टक्कर या फिर मूवमेंट्स की वजह से हमें अर्थ के सरफेस पर सुनामी या फिर भूकंप वाइब्रेशन के तर्ज पर महसूस होते हैं। अब दोस्तों बात अगर एवरेस्ट की जाए तो अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट एवरेस्ट का फॉर्मेशन आज से 50 से 60 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने की वजह से हुआ था। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए एवरेस्ट के नीचे मौजूद इंडियन प्लेट्स कई हजार सालों से लगातार यूरेशियन प्लेट्स को पुश कर रही हैं। और ये तो बात पूरी तरीके से साफ है कि अगर अर्थ के सरफेस के नीचे दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को पुश करें तो वो अर्थ के सरफेस को कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ पुश करना शुरू कर देंगी। और यही होता है एवरेस्ट और इसी के जैसे दूसरे माउंटेन्स के साथ। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए टेक्निकली एवरेस्ट की हाइट हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़ती चली जा रही है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।